आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्कोहल्स एंड कार्बोनिल्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये डिस्टिंग्विश करने में कि अल्कोहल की पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, एंड सेम फॉर कार्बोनिल ऑल्सो। तो सबसे पहले हमें जाननी है कि यहाँ पे रिएजेंट क्या होती है। आयोडोफॉर्म टेस्ट के केस में जो रिएजेंट होती है, रिएजेंट इज आयोडीन इन एनी अल्कली सॉल्यूशन। अल्कली सॉल्यूशन में बी NaOH, it may be KOH, etc. लेकिन NaOH is most commonly used. आयोडीन इन अल्कली सॉल्यूशन, और कभी कभी क्या होता है कि सोडियम, this is also sometime mentioned. Sodium hypoiodide is also sometime mentioned, और KOI में also be used. बेसिकली ये होती क्या है कि ये रिएक्शन, अगर आप लोग देखोगे, जब हम लोग आयोडीन में सर्टेन अल्कली डालते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है सोडियम आयोडाइड प्लस सोडियम हाइपोआयोडाइड बनती है। जैसे कि हमने क्लोरीन के केस में भी देखा था, क्लोरीन के केस में भी वही होती है। जब हम लोग NaOH देते हैं तो NaCl बनती है और NaOCl बनती है जब आप कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन यूज़ करोगे NaOH के लिए। तो सेम चीज़ भी यहाँ पे भी आयोडीन के केस में होती है। आयोडीन इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव, तो उसके लिए आपको कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ कम्पेयर टू आयोडीन, क्लोरीन इज़ वेरी मच मोर रिएक्टिव, तो इसके लिए आपको टेम्परेचर कंट्रोल भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ कंसंट्रेशन भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जैसे ही हम लोग अल्काली के कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं और साथ ही साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देते हैं, तो क्लोराइड और हाइपोक्लोरेट के जगह पे क्लोराइड और क्लोरेट आ जाते हैं, NaCl एंड NaClO3। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इस चीज़ की रिएक्शंस बेसिकली क्या होती है। अगर आप एक एग्जांपल लें तो CH3 C डबल बॉन्ड O R, इसके साथ अगर हम लोग आयोडीन NaOH अगर हम लोग देते हैं तो बेसिकली हमारे पास में CHI3 प्लस R C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, इसको आप अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास में एक एसिड आएगी, एंड दिस इज येलो प्रेसिपिटेट, और इसी को हम लोग आयोडोफॉर्म कहते हैं। तो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव कहना का मतलब ये है कि येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होना आयोडीन NaOH का सॉल्यूशन डालने पे। तो अब हमें ये देखना है कि आयोडोफॉर्म इज पॉजिटिव फॉर किसके लिए पॉजिटिव होती है। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव फॉर CH3 COOR and CH3 CHOHR type, negative for all other types। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी टाइप हैं, कुछ एक्सेप्शन को अगर आप छोड़ दें, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी टाइप हैं जनरली उनके लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव होती है। इसका मतलब आयोडीन NaOH डालने पर भी कोई भी आपको येलो प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म बेसिकली क्या होती है। मैकेनिज्म,
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोनिल्स के साथ, मतलब जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O R टाइप के ग्रुप जिसमें है। तो कार्बोनिल्स के साथ रिएक्शन कुछ ऐसे चलता है। हम लोग जब इस पे बेस देते हैं नाउ, एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। व्हाई इज इट एसिडिक? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एक कार्बन आयन बनाते हैं, देन दिस कार्बन आयन विल बी इन कॉन्जुगेशन विद द कार्बोनिल ग्रुप। अब कंजुगेशन में होने के कारण रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस होने पे इस कार्बन आयन को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि सिंस द कार्बन आयन इज स्टेबल, that is the minus charge is being stabilized, so this hydrogen is acidic। तो हम लोग जब भी OH माइनस देंगे तो वो क्या होगा, वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन थी इस बॉन्ड की, वो चली जाएगी CH2 के ऊपर, एंड वी हैव समथिंग लाइक दिस। ये माइनस चार्ज आ चुकी है। अब ये माइनस चार्ज स्टेबिलाइज होगी, डीलोकलाइज होगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस विद द कार्बोनिल ग्रुप। तो इससे इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो आइडोफॉर्म टेस्ट जनरली उन्हीं कंपाउंड के लिए होते हैं जिन पे जो है कार्बन आयन को स्टेबिलाइज करने की पावर होती है, जो कि कार्बन आयन को बहुत अच्छे से स्टेबिलाइज कर सकते हैं। उनके लिए आइडोफॉर्म पॉसिबल होती है, क्योंकि उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बन आयन फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम अभी देखें कि CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O R, आयोडीन की मॉलिक्यूल ऐसी एक है, आयोडीन की मॉलिक्यूल। अब इस माइनस चार्ज से क्या होगा कि आयोडीन की एक एटम को हम लोग ट्रैप कर लेंगे, तो दूसरी एटम ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगी। तो आपके पास में अब क्या होगा, एक आयोडीन आ गया R। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, वी आर नॉट डन विथ इट। हमारे पास में अभी भी स्टिल 2 एसिडिक हाइड्रोजन हैं। तो हम उन्हीं एसिडिक हाइड्रोजन को फिर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं। हमारे पास में 2 एसिडिक हाइड्रोजन हैं, दैट इज़ वी हैव CH2I C डबल बॉन्ड O R। हमने जब OH माइनस दिया तो यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन हमने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब आपके पास में CH माइनस I, देन वी हैव C डबल बॉन्ड O, देन वी हैव R। जब आयोडीन की मॉलिक्यूल दूसरी आएगी इसके साथ, तो यहाँ पे जैसे रिएक्शन हमने करवाया था, देखिए यहाँ पे CH2 थी, C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फिर हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया, ये फिर आपके पास ऐसे कुछ रेजोनेंस में जाएगी, ऐसे आएगी रेजोनेंस में, ये चला जाएगा ऐसे कुछ रेजोनेंस में, ठीक है। उसके बाद में जब दूसरी आयोडीन की मॉलिक्यूल आएगी, जब दूसरी आयोडीन की मॉलिक्यूल आएगी, तो ये आपके पास में कुछ ऐसे हो जाएगी, CHI C डबल बॉन्ड O R। फर्दर क्या होगा, आपके पास में एक और एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आपके पास में फिर से क्या होगी कि एक एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगी, तो यहाँ पे कार्बन आयन फॉर्म होगा। उसी कार्बन आयन फिर क्या करेगा, आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ अटैक करेगा, तो फिर से एक आयोडीन लग जाएगी। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं OH माइनस और आयोडीन जब आ रही है तो CI C डबल बॉन्ड O R। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि अब इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचा है। तो इसके बाद में OH माइनस अगर कोई अटैक कर सकती है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, सो दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक अटैक। किसके ऊपर करेगी, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, ठीक है। तो हम लोग अभी वही करने जा रहे हैं कि CI3 C डबल बॉन्ड O R, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया,
तो I3CCO माइनस OH R। अब अगर आप देखोगे तो ये जो Ci3 है इट इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये माइनस चार्ज को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर सकता है। कैसे स्टेबलाइज कर सकता है? पहली बात तो 3 आयोडीन है और हर एक आयोडीन की सिग्निफिकेंट माइनस आई इफेक्ट होती है, तो तीनों आयोडीन के एक सर्टेनली स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट आएगी, तो उससे थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। दूसरी होती है कि आयोडीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे कार्बन आयोडीन के बीच में एक बैक बॉन्डिंग टाइप की एक सिचुएशन हो सकती है कि कार्बन जो है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी उसको कह सकते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, मैं अलग पेन से दिखाता हूँ, इसको हम लोग कहेंगे कि गुड लिविंग ग्रुप as it can stabilize negative charge by, कैसे स्टेबलाइज करेगा? माइनस आई of 3 iodine atoms, d orbital resonance, vacant d orbital in iodine। आयोडीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वहाँ पे ये माइनस चार्ज के साथ रेजोनेंस कर पाएगी, तो वहाँ से ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगी। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे गिरेगा ये ग्रुप लीव कर जाएगी, ऐसे ये ग्रुप ऐसे लीव कर गई। तो आपके पास में बेसिकली अब बची क्या, आपके पास में बचा Ci3 माइनस प्लस RC डबल बॉन्ड OH। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे अब एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगी, प्रोटॉन ट्रांसफ़र किसके बीच में? इस एसिड के बीच में और इस Ci3 माइनस के बीच में। क्यों? क्योंकि एसिड की हमेशा टेंडेंसी होती है कि वो डिसोसिएट करके प्रोटॉन डोनेट करेगी, तो एसिड क्या होगी, डिसोसिएट होगी। तो डिसोसिएशन जब होगी इस एसिड की, उस प्रोसेस में वही प्रोटॉन छोड़ेगा और उसी प्रोटॉन को Ci3 माइनस कैप्चर कर लेगा। तो आपके पास में बन जाएगी CHI3, देन वी हैव RC डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पे बेसिकली हमने देखा कि आइडोफॉर्म में फॉर कार्बोनिल अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। कौन कौन से 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? 3 प्रोसेस फॉर कार्बोनिल्स। 3 प्रोसेस नहीं कहेंगे, अगर हम लोग देखें कि प्रोसेस फॉर कार्बोनिल्स कौन कौन सी होगी। सबसे पहले होती है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन हुई, और दूसरे बाद में हमने देखा कि यहाँ पे बेसिकली हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन, ये 2 प्रोसेस यहाँ पे हुए। तो ये थी प्रोसेसेस फॉर कार्बोनिल और ये है आइडोफॉर्म के केस में। यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करके रखना है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखना है कि अनटिल एंड अनलेस हाइड्रोलिसिस इज नॉट मेंशन्ड, ये इसी फॉर्म में रह जाएगा, मतलब ये इसी कार्बोक्सिलेट फॉर्म में ही रह जाएगा। अगर आप इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हो, तभी जाके आपके पास में ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे कि आपके मीडियम अभी भी अल्कलाइन है, सपोजिंग दैट आपने अगर NaOH को एक्सेस में ले रखा है तो आपकी मीडियम अल्कलाइन है, अल्कलाइन मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में नहीं रह सकता, ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट वो हमेशा कार्बोक्सिलेट आयन में डिसोसिएट कर जाएगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन में अगर आप मेंशन कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एग्जांपल अगर लिखूँ यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O ET
ET इज फॉर इथाइल और उस पे एक दे रखा है कि आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा का एग्जांपल अगर मैं लूँ ETC, सेम कंपाउंड ले रहा हूँ, आयोडीन NaOH, ये B बना, इसको फिर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो C बना। अब देखिए A और B तो सेम चीज़ है, A और B तो दोनों ही सेम चीज़ है। A क्या हो जाएगा, A तो आपका सबको पता है CHI3 होगा, प्लस आपके पास में ET C डबल बॉन्ड O माइनस होगा। लेकिन देखिए अब जब हमने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया तो ये वाला एसिड बन जाएगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा CHI3 प्लस ET C डबल बॉन्ड OH। ये बात आपको ध्यान पे रखनी है कि हाइड्रोलिसिस जब तक कोई नहीं करेगा तब तक कार्बोक्सिलेट फॉर्म में ही रह जाएगा, हाइड्रोलिसिस करने पर ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म में बना रहता है। अब ये तो कहानी गई कार्बोनिल्स के केस में। अब हम लोग अभी देखेंगे कि अल्कोहल्स के केस में ये रिएक्शन कैसे चलेगी। तो चलिए देखते हैं। फॉर अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के केस में ये रिएक्शन पॉजिटिव आती है फॉर CH3 CHOH R टाइप। इस टाइप के अगर अल्कोहल्स हैं तभी जाके ये रिएक्शन जो है पॉजिटिव होती है, एडोफॉर्म पॉजिटिव होती है। तो मैं एक सैम्पल रिएक्शन अगर लिखूं OH R, इसको आपने आयोडीन दिया NaOH में, तो सबसे पहले आपके पास में आइडोफॉर्म आ जाएगी, और सिंस आपने हाइड्रोलिसिस नहीं किया है तो आपके पास में एक कार्बोक्सिलेट आएगी RO माइनस। इसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली मैकेनिज्म होती क्या है, यहाँ पे मैकेनिज्म होती है सबसे पहली बात कि आपने ये जो हाइड्रोजन देखा, दिस हाइड्रोजन इज नॉट दैट एसिडिक एज कम्पेयर टू कार्बोनिल। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल के केस में एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर काम कर रहा था। कौन सी फैक्टर थी वो? रेजोनेंस थी। लेकिन इस केस पे अगर आप देखोगे कि ऑक्सीजन की एक स्लाइट माइनस साइड इफेक्ट ही काम कर रही है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आपके पास में सेकंड पोजीशन पे है, मतलब ये पहला दूसरा, मतलब दो कार्बन छोड़ के, आपके दो एटम छोड़ के ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस इंक्रीज होगी इंडक्टिव इफेक्ट फॉल करेगी। तो आपके पास में इट इज़ नॉट वेरी एसिडिक, हम लोग देख सकते हैं इट इज़ नॉट वेरी एसिडिक। तो इसको एसिडिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए? एक प्रोसेस तो ये है कि आप क्या करो, ये आपका जो अल्कोहलिक ग्रुप है इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल बना दो तो इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू मतलब कार्बोनिल के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस भी आप करवा सकते हो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। तो हम लोग वही करते हैं कि फर्स्ट प्रोसेस बेसिकली होती है ऑक्सीडेशन। CH3 CHOH इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे। अब भाई ऑक्सीडाइज इसको कौन करेगा? आपको पता है कि हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उनकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो पॉजिटिव होती है। तो वो क्या है बेसिकली, वो आपके पास में उनकी बहुत हाई वैल्यूज़ होती है, तो दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे आयोडीन हमने जो लगाया है, आयोडीन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगी। तो यहाँ पे आयोडीन ने क्या किया, इस कार्बोनिल मतलब इस अल्कोहल को कार्बोनिल बना दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। उसके बाद में हम लोग जैसे रिएक्शन चलाते हैं कार्बोनिल्स के केस में, वैसी रिएक्शन यहाँ पे भी चलेगी। तो आपके पास में फाइनली बन गई CHI3 प्लस RC डबल बॉन्ड O माइनस। इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे देन यू विल बी गेटिंग CHI3 प्लस RC डबल बॉन्ड OH। ये ऑक्सीजन ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है, खैर डोंट माइंड। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें
जब हमने इसको कार्बोनिल बना दिया तो इस हाइड्रोजन की एसिडिटी हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। तो अब यहाँ पे जो है एल्कली यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेकर फिर आप आयोडीन के ऊपर अटैक करवा सकते हो। तो यहाँ पे जो है आप हर एक हाइड्रोजन को आयोडीन से सब्स्टिट्यूट करने के बाद में उसकी लिविंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। लिविंग एबिलिटी इंक्रीज होने के बाद में आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो बाकी के दो प्रोसेस, एलिमिनेशन। तो बाकी के दो प्रोसेस हुए आपके पास में। तो सबसे पहले आपके पास में हो जाएगी ऑक्सीडेशन हुई, उसके बाद में हैलोजनेशन होगी, उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन। तो ये 3 प्रोसेसेस होती है अल्कोहल्स के केस में, आपको ध्यान में रखना है। कार्बोनिल्स के केस में ये ओनली 2 प्रोसेस होती है, हैलोजनेशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, क्योंकि वहाँ पे एसिडिटी ऑलरेडी थोड़ी सी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। लेकिन अल्कोहल्स के केस में तो एसिडिटी वीक होती है, तो हमें एसिडिटी को इंक्रीज करने के लिए ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। सो अल्कोहल्स के केस में 3 प्रोसेसेस हो जाएंगी, ऑक्सीडेशन, हैलोजनेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन। इसकी हम लोग बहुत वाइड स्प्रेड यूज़ होती है, नॉट ओनली इन डिस्टिंग्विशिंग। इसका हम लोग यूज़ करते हैं कन्वर्जन में भी यूज़ करते हैं। इसके हम लोग डिस्टिंग्विशिंग में भी यूज़ करते हैं। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि थोड़े से डेविएशन भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो आइडोफॉर्म बना, इस आइडोफॉर्म को अगर आप सिल्वर के साथ ट्रीट करते हो तो आपके पास में एसिटिलीन आती है, एसिटिलीन, और आपके पास में AgI बनेगी। बेसिकली कुछ करना नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ है, ये 3 आयोडीन हुए, आप यहाँ पे सिल्वर लगाएंगे, 3 आयोडीन यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन, सिल्वर के साथ आयोडीन चला जाएगा तो आपके पास में 3 खाली बॉन्ड बचे कार्बन के पास में, वही दोनों कार्बन उन्हीं तीनों बॉन्ड से वो एसोसिएट हो जाएंगे, तो एसिटिलीन बन जाएंगे। तो वही आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। अच्छा, तो यही बात है। अब अगर आप बात करेंगे कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन में आपको ध्यान पे ये चीज़ रखनी है कि आइडोफॉर्म बनने पे जो एसिड प्रोड्यूस होती है, दैट एसिड इज हैविंग 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट कंपाउंड। जो आपने सैंपल कंपाउंड लिया था उससे 1 कार्बन तो चला गया आइडोफॉर्म में, तो 1 कार्बन तो आइडोफॉर्म में चला गया, तो एसिड के पास में 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट कंपाउंड, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपके पास में हो जाएगी 1 कार्बन लेस देन सैंपल। आपने जो सैंपल ले रखा था, सैंपल से 1 कार्बन कम होगी। तो ये थी आइडोफॉर्म टेस्ट।